सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण व परिणामों का अध्ययन किया। हमने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनके परिणाम क्या निकले उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति समझौते के नाम पर जो विभिन्न राष्ट्रों के साथ या विजित और पराजित राष्ट्रों के मध्य जो समझौते हुए उन समझौतों को पढ़ेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वर्साई पेरिस शांति सम्मेलन, जो वर्साई के महल में जो समझौता हुआ, जर्मनी के साथ जो समझौता किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, यूँ कहें कि प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त घोषित कर दिया गया और उसके बाद शांति समझौते हुए, विभिन्न राष्ट्रों के बीच विभिन्न समझौते किए गए। अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि की गई और उसके साथ ऑस्ट्रिया का दक्षिणी का भाग है वह इटली को दे दिया गया। इसी प्रकार हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि की गई और उसमें हंगरी का कुछ क्षेत्र और एक सेना घटाकर उसकी कुछ क्षेत्र बांट दिए गए और सेना भी कम कर दी गई, 35,000 तक सेना निश्चित कर दी गई। और बल्गेरिया के साथ न्यूली की संधि की गई और उसी के साथ उसकी संख्या भी कम कर दी गई और $5 लाख का हर्जाना भी हंगरी को देना पड़ा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये समझौते हुए ऐसे कैसे तुर्की के साथ समझौता किया गया जिसमें सेब्रे की संधि की गई, जिसमें तुर्की का अंग भंग कर दिया गया, सैनिक उसके रोड्स के प्रदेश इटली को दे दिए गए और जलडमरू वाला क्षेत्र है वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र बना दिया गया, राष्ट्रसंघ के अधीन कर दिया गया, खलीफा के अधिकारों में भी कमी की गई। इससे विरोध हुआ और उसे आगे चलकर इस विरोध को समाप्त करने के लिए पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ मुसलमानों के द्वारा, क्योंकि तुर्की एक धर्माधिकारी इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र था और खलीफा उनका प्रमुख होता था। अतः इस कारण से भारत में भी आपने देखा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। आगे चलकर लुसाने की संधि हुई और लुसान की संधि के साथ ही हम देखते हैं कि उस तुर्की खोए हुए प्रदेश वापस मिल गए और आगे चलकर तुर्की के दो विभाजन भी हो गया, खलीफा के नेतृत्व में और दूसरा कमाल पाशा के नेतृत्व में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से देखें तो ये थी। लेकिन इन सब संधियों में से सबसे महत्वपूर्ण जो संधि थी वह संधि थी पेरिस की शांति संधि, जो जर्मनी के साथ की गई। अगर हम जिस इन संधियों की बात करें तो इन संधियों में जब समझौते हुए तो विभिन्न राष्ट्रों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें 32 राष्ट्र इसमें शामिल हुए और ये भी निर्णय लिया गया कि इन संधि समझौतों के साथ जो भी वार्ताएं होगी उसे गुप्त रखी जाएगी। इनमें 5 राष्ट्र मुख्यतः प्रमुख थे, जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है। इन राष्ट्रों को अगर देखें तो मुख्यतः इनका ज़्यादा दायित्व था। तो इनमें अगर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड, फ्रांस के राष्ट्रपति थे क्लीमेंसो, इटली के जो प्रधानमंत्री थे ऑरलैंडो। तो इस प्रकार इन 4 राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जर्मनी को इन शांति समझौतों में शामिल नहीं किया गया था राष्ट्रों की सूची में। जर्मनी के साथ जो महत्वपूर्ण संधि हुई वह हुई पेरिस की संधि। पेरिस की संधि सबसे महत्वपूर्ण रही, जो 18 जून 1919 को जर्मनी को इस पर हस्ताक्षर करने पड़े। ये जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि थी। इस अपमानजनक संधि के अनुसार जर्मनी को अपने उपजाऊ क्षेत्र अल्सास और लॉरेंस के प्रदेश फ्रांस को देने पड़े।
साथ ही खनिज संपदा से संपन्न रूर और सार घाटी 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दी गई, और साथ में भी जो सार का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण है वह राष्ट्र संघ का रखा गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जर्मनी के साथ एक प्रकार का अपमान था या उसका बदला लेने का भाव था। साथ ही जर्मन अधिकृत शैलेश्विंग क्षेत्र पर जनमत करवाया गया और उसमें उत्तरी शैलेश्विंग को डेनमार्क के साथ मिला दिया गया। साथ ही पोलैंड जर्मनी का शैलेश्विंग का जर्मनी का रशिया का क्षेत्र लेके एक स्वतंत्र राज्य पोलैंड की स्थापना, राज्य कहें राष्ट्र कहें, पोलैंड राष्ट्र का निर्माण भी किया गया। साथ ही जर्मनी का जो डेंजिंग बंदरगाह था उसको भी छोड़ना पड़ा जर्मनी को, उसे भी राष्ट्र संघ के संरक्षण में देना पड़ा। साथ ही जर्मनी को सुदूर के समुद्र पार के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर भी जो औपनिवेशिक राज्य था उसका, उससे उसे नियंत्रण छोड़ना पड़ा और उन क्षेत्रों को सामान्यतः मैंडेट प्रणाली के तहत विभिन्न मित्र राष्ट्रों ने, विजित राष्ट्रों ने अपने अधीन कर लिया गया या बांट लिया। तो इस प्रकार अगर देखें तो जर्मनी को एक प्रकार से अपमानजनक व्यवहार इस संधि में किया गया। साथ में जर्मनी के साथ भविष्य में जर्मनी किसी प्रकार से युद्ध नहीं करे, इसके लिए जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया और जर्मनी को एक आर्थिक रूप से पंगु बना ही दिया गया। साथ में उसे सैनिक रूप से भी पंगु बनाने की बात कही गई। साथ में उसे जो सेना है उसको भंग कर दी गई, उसकी संख्या निश्चित कर दी गई, ठीक है, और सैनिक सेवा जो अनिवार्य थी जर्मनी के अंदर उसको भी अंत कर दिया गया। अब सैनिक सेवा अनिवार्य नहीं रहेगी। साथ में राइन नदी के तट वाले क्षेत्रों पर उसे किलाबंदी नहीं करेगी, वो किलेबंदी नहीं करने का भी अधिकार है। उसे वायुसेना उसकी भंग कर देगी, वायुसेना वह नहीं रखेगा। जल नौसेना भी सीमित कर दी गई। साथ में सबसे जो बड़ी बात थी वो 5 अरब क्षतिपूर्ति की राशि भी जर्मनी को थोप दी गई, जिसे उसे आने वाले 2-3 वर्षों में यानी 1921 तक उसे चुकानी थी। तो इस प्रकार से जर्मनी के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी गई, आर्थिक रूप से 5 अरब क्षतिपूर्ति की राशि थोप दी गई। साथ ही जो सबसे बड़ी बात थी कि उसे प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये एक प्रकार से जर्मनी का साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार था और इसी पेरिस शांति सम्मेलन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए, क्योंकि इस प्रकार का अपमान कुछ समय बाद तक तो वह सहन कर सकता है लेकिन लंबे समय तक वह उस अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। और अगर हम देखें आर्थिक स्रोतों को भी उस जर्मनी से छीन लिया गया और उसके बाद में भी उसे क्षतिपूर्ति की राशि थोप दी गई। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पास आर्थिक क्षेत्र उसके रूर सार वाले क्षेत्र रहते, वो अपने साम्राज्य रहता, तो शायद वह क्षतिपूर्ति की राशि दे पाता। लेकिन जब उसके आर्थिक क्षेत्र आर्थिक रूप से उसको पंगु बना दिया गया, उसके उपजाऊ क्षेत्र छीन लिए गए, सार और रूर के घाटी वाले प्रदेश, साथ में राइन नदी का क्षेत्र भी उसके अधिकार क्षेत्र से निकल गया, अल्सास और लॉरेंस के प्रदेश भी उससे निकल गए। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी के लिए 5 अरब की राशि चुकाना निस्संदेह बहुत मुश्किल था। और समय के साथ अगर हम देखें तो जर्मनी ने इस अन्यायपूर्ण जो अपमान था उसका बदला द्वितीय विश्व युद्ध में पुनः लेने का प्रयास किया और यूँ कहें द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ही पेरिस शांति सम्मेलन था। वर्साई की संधि पर विचार विमर्श करते हुए मार्शल फोच ने उस समय कहा था कि ये स्थायी शांति संधि नहीं है, बल्कि ये तो 20 वर्षों का युद्ध विराम है। 20 वर्ष बाद पुनः युद्ध प्रारंभ होगा। और वास्तव में ये मार्शल फोच की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई और 1919 में जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ उसके 20 वर्ष बाद 1939 में
पुनः द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से अगर देखें तो पेरिस का जो शांति सम्मेलन है उसमें मित्र राष्ट्रों ने या विजित राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। इटली को भी जिस प्रकार से उसे आशाएं थी वो उसे क्षेत्र नहीं प्राप्त हुए। इंग्लैंड भी उससे इतना संतुष्ट नहीं था। और अमेरिका अगर देखें तो उसकी शक्ति संसाधनों में बहुत वृद्धि हुई। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों में देखें तो अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। और इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन जो संपन्न हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध के उत्तरदायित्व को लेकर और स्थायी शांति के लिए संधि समझौते के लिए, लेकिन इसी समझौते में मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों पर अन्यायपूर्ण अत्याचारपूर्ण कार्य किए, जिसके कारण आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ।